नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की और एमएस पावर पॉइंट की और एमएस एक्सेस की। तो हमने एमएस और वर्ड से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो आपने कंप्लीट कर लिए थे, उसके कुछ प्रैक्टिकल समझा हमने। हाँ, एक चीज़ आपको दिमाग में बिठानी होगी कि अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू पर ही फोकस करना है। आप अभी तक जितने अगर पीवाईक्यू आपने लगाए होंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि पी वाई क्यू कहाँ से पूछ रहे हैं वो। आपका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो पी वाई क्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगर आपसे पूछ रहा है, मान के चलो मेल मर्ज, तो आपको जो पी वाई क्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया वो तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर मेल मर्ज से ही कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि अगर आप मेल मर्ज में जो लिस्ट बनाते हैं वो कहाँ से देते हैं या उसके डेटा को क्या कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कई लोगों को भेजना होता है ना, तो वो जो फाइल इंपोर्ट करते हैं उसके डेटा को क्या कहा जाता है। तो अब इसमें आप फंस जाएंगे। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो आप बता दोगे, लेकिन अगर उसके डीपली अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें या उसके नॉलेज की बात करें तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा फोकस सबसे ज़्यादा रहता है कि मैं उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके समझाऊं, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत नहीं हो। हालांकि ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भी आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आप चाहें तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2022 का आप डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं। आईडी प्रश्न आईडी ये है, पेज नंबर आपको 180 में मिल जाएगा। ये प्रश्न है, आया हुआ है। तो ये पहला प्रश्न है, आप इन प्रश्न संख्या पर मत जाना। इस प्रश्न को आप पढ़ो, शिफ्ट प्लस एंड आर यूज फॉर विच फंक्शन। तो शॉर्टकट की आप बहुत सारी जरूर याद कर लें और देख लें, उनका प्रैक्टिकल कर लें तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आप सोचे कि मैं एक टेबल बना के आपको शॉर्टकट की दे दूं और आप उसको फिर याद कर लो या उनको बार बार देख लो तो आपको याद हो जाएंगी, तो ये संभव नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पर नहीं उपयोग करेंगे तब तक आपको वो याद नहीं होती। तो शिफ्ट के साथ एंड बटन प्रेस करने के लिए किसका उपयोग किया, आप यहाँ पर ऑप्शन है करंट ऑप्शन से लाइन की बिगिनिंग तक हाईलाइट करने के लिए, करंट ऑप्शन से लाइन की एंड तक हाईलाइट करने के लिए, एक समय में एक वर्ड की राइट की ओर मूव और एक समय में एक वर्ड लेफ्ट की ओर मूव। तो इनमें से कौन सा है ये, इसको मैं प्रैक्टिकल तौर पे समझाता हूं। अगर शिफ्ट के साथ एंड बटन का आप यूज करेंगे तो ये पूरा जो है सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हाईलाइट वहां पर लिखा हुआ है, कर्सर के राइट साइड तक पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आप उसमें टिक कर सकते हैं। एक चीज और मैं इसी के साथ आपको बताना चाह सकता हूं, क्योंकि इसमें और भी शॉर्टकट पूछे जा सकते। मान ली यहां पर आपका कर्सर है तो इसके एंड बटन केवल अपन दबा देंगे तो उस लाइन के लास्ट में कर्सर ले जाने के लिए सिंपल आप एंड बटन दबा देंगे। तो ये एंड बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उस लाइन के लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल के साथ अगर एंड दबाते हैं, अभी शिफ्ट के साथ एंड दबा दिया था तो क्या हुआ था, शिफ्ट के साथ एंड दबाने पे ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई थी। केवल एंड दबाया था तो कर्सर लाइन के अंत में पहुंच गया था। अगर कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। तो ये तीनों चीजें जो सारे शॉर्टकट हैं वो आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट पोजीशन से लाइन की बिगिनिंग तक हाईलाइट करने के लिए नहीं, एंड तक हाईलाइट करने की जगह है, हो सकता है सेलेक्ट करने के लिए। तो यहां तक अंत तक हाईलाइट करने के लिए कह लो या सेलेक्ट करने के लिए बातें की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखे हमने, तो ये प्रश्न आईडी ये है, पेज नंबर इतने पर आपको ये मिल जाएगा। इसका यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन। तो आप ओरिएंटेशन आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एमएस वर्ड में समझाई थी। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन, तो इसमें रहता है आपका ये पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट इसने क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है वर्ड में। अगर मैं इसी की बात करूं कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या रहता है, तो पावर पॉइंट में रहता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी आपको समझना है। प्रैक्टिकल तौर पे इसको समझोगे तो बहुत ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। उसी प्रकार से अगला आईडी पेज नंबर 252 का प्रश्न है ये, एमएस एक्सेल में
टोटल नंबर ऑफ कॉलम वर्कशीट आर कितनी होती है, ये सभी को लगभग पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये कॉलम की संख्या दी है। अब इसमें कॉलम और रो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कॉलम की संख्या तो ये है, ये जनरली आपको पता है। आपको रो की संख्या कमेंट करना है। किसकी कमेंट करना है? रो की कमेंट करना है। मैंने यहाँ पर देखो सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। यहाँ पर आप बहुत सारी सीटों को ओपन कर सकते हैं और इन सीटों को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट भी कह सकते हैं। और जब बहुत सारी वर्कशीट हो जाती हैं तो पूरी जो फाइल होती है उसको वर्कबुक कह सकते हैं, या हम कहते हैं एक्सेल की फाइल को वर्कबुक भी हम कह सकते हैं। ये चीज़ इसमें आप जरूर याद रखना। ये जो कॉलम रहते हैं, ये आपके कॉलम ये अल्फ़ाबेट ए से लेकर और कहाँ तक जाते हैं, आप कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो दबा दे तो हम अंतिम कॉलम पे पहुंच जाएंगे। ये भी एक शॉर्टकट है, आपको याद रखना होगा। XFD इसका आखिरी कॉलम है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि आखिरी कॉलम या कितने कॉलम होते हैं। तो इसमें आपकी क्या क्या चीजें क्लियर हो गई कि इसका अगर संख्या ना पूछे तो XFD, और अगर इसी में मैं कहूँ कि मैंने कंट्रोल के साथ होम कर दिया तो मैं कहाँ आ गया? पहली लाइन पे। कंट्रोल के साथ होम मतलब ये इसका पहला A1 को कंट्रोल के साथ होम, हमारा कर्सर कहीं पे रहे कंट्रोल के साथ होम कर देंगे तो हमारा कर्सर A1 पे पहुंच जाता है। अगर मैं कंट्रोल के साथ और नीचे डाउन एरो कर दूं तो मैं अपने एक्सेल की सबसे लास्ट वाले सेल पे पहुंच जाऊंगा। ये एक जो डिब्बा होता है इसको सेल बोलते हैं, ये कॉलम एक रो है, तो लास्ट वाले रो पे पहुंच जाऊंगा। और टोटल रो कितनी है? 10, 48, 576। ये भी आपको याद रखना है। मैंने अभी आपको बोला था कि रो की संख्या आपको कमेंट करनी है, तो 10, 48, 576 ये रो हैं। और अगर कॉलम की बात करें 16,384 कॉलम है और रो की संख्या मैंने अभी बता दी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर यहां पर बात करें कि आईडी संख्या ये और पेज नंबर 312 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा है? इसको मैंने रेड कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के गलत होते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है में आया हुआ क्वेश्चन है। MS वर्ड के बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इन नॉट विजिबल इन। तो अगर हम बैकग्राउंड कर देते हैं किसी का डॉक्यूमेंट का और कोई कलर का कर दिया हमने रेड, ब्लू, ग्रीन, और उसको हम किन टैब पे क्लिक करने से वो विजिबल नहीं होता, मतलब दिखता नहीं, उसका कलर नहीं दिखेगा। वेब लेआउट व्यू में या प्रिंट प्रीव्यू में या प्रिंट लेआउट प्रीव्यू या वेब लेआउट में, किस पे क्लिक करने से जो है इसका कलर नहीं दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट प्रीव्यू क्या होता है, वेब लेआउट क्या होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो वेब लेआउट में क्या होता है, जब आप इसको मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। यहां पर देखो व्यू पे हम जाते हैं, मेन्यू कौन से, व्यू मेन्यू पे जाते हैं। यहां पर प्रिंट लेआउट, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो बाय डिफॉल्ट भी हमारा प्रिंट प्रीव्यू में ही ओपन होता है MS वर्ड। अगर हमको वेब लेआउट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये वेब पेज वेबसाइट जैसा हमारा ये खुल जाएगा, वेब लेआउट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर जनरली यहाँ पर अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है ना तो वेब लेआउट में होती है। आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन में आपके क्या है कि एक साइड में ये लाइनें बन जाती हैं, मतलब ये पार्ट है, इसके सब पार्ट हैं, तो ऐसे आउटलाइन जनरेट हो जाती है, ये आउटलाइन के अंतर्गत आती है। एक जो ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको प्रैक्टिकल में क्यों दिखा रहा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर गया डिजाइन में और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर कर दिया इसका, मान के चलो ये वाला कलर। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब मैं जब इसको किसी भी लेआउट पे, जो मेरे ऑप्शन थे, मेरे ऑप्शन क्या थे, एक बार ऑप्शन देख लेता हूं, वेब लेआउट व्यू। तो वेब लेआउट व्यू में जब मैं क्लिक करूंगा, लेआउट ये व्यू पे जाके वेब लेआउट व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड हटा क्या, नहीं हटा। प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया, हटा क्या, नहीं हटा। इसके बाद यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये हट गया, है ना, बैकग्राउंड हट गया। लेकिन आउटलाइन तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। वेब लेआउट पे नहीं हटा, है ना, वेब लेआउट व्यू पे नहीं हटा, है ना। इसके बाद प्रिंट लेआउट व्यू पे नहीं हटा। तो अगला है ये प्रिंट प्रीव्यू। क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू को कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ P कर देंगे तो ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू। यहां आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू है। ठीक है ना। अगर इसको यहां से नहीं करना तो फाइल पे जाके, प्रिंट पे जाके, तो ये भी प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है आपको कि कैसा दिखेगा प्रिंट के पहले, तो उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने पे और ये क्या हो जाता है, इसका बैकग्राउंड हट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं हम। यहां पर MS वर्ड में, इन वर्ड में मेलिंग लिस्ट इन नो एज द,
तो मेलिंग लिस्ट को क्या कहा जाता है? जैसा मैंने बोला था ना अभी आपको, मेल मर्ज आपने पढ़ लिया होगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपने मेल मर्ज तो पढ़ लिया, अगर आपने इसको प्रैक्टिकल नहीं किया होगा ना तो आपको इसका 100% आप आंसर गलत कराएंगे। अब इसमें देखो, वर्ड में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? मेलिंग लिस्ट डाटा सोर्स से, या सोर्स से, डाटा सीट से। अब आप बताओ क्या करेंगे इसका आंसर, कमेंट करके जल्दी बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। वैसे तो इसका डाटा सोर्स है, डाटा सोर्स इसका सही आंसर है। तो देखो, आप सभी जानते हैं मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज का उपयोग जब कोई एक लेटर बना होता है, उसको क्या होता है, हमें बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, तो इसके लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कोई एक लेटर है, उसको हमें भेजना है, तो हम क्या करेंगे, अब जनरली अब टाइप ही करना होता तो हम यही नाम टाइप करते, तो हम एक्सेल सीट से कोई ना कोई एक लिस्ट उठाते हैं, यहाँ पे उस लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट कर देते हैं एक लिस्ट को जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है आपके पास। यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपकी लिस्ट कहाँ पे रखी है, तो भाई साहब मैंने ये टेस्ट के अंदर एक लिस्ट बना के रखी है, इस पर क्लिक कर देंगे तो एक लिस्ट आ गई, और इसको जैसे हम ओके करेंगे तो ये क्या होगी, एक लिस्ट तैयार होगी। अब आप यहाँ पे ये लिस्ट है, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लिस्ट है, ये कहाँ स्टोर हो गई, मेल मर्ज की जो लिस्ट है वो किसके अंतर्गत आई, डेटा सोर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गई, डेटा सोर्स के अंतर्गत आ गई। यही चीज एग्जाम में पूछी गई है कि अब देखो मेल मर्ज आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे आप, तभी आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया। तो डेटा सोर्स इसका सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर देखें हम, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप क्या करो, एमएस वर्ड को खोल लो और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको प्रैक्टिकल करते जाओ, शॉर्टकट चला रहे हो उसको, तभी आपका कंप्यूटर एकदम परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर देख लो आप, इसमें लिखा है एमएस एक्सेस में समरी डेटा को पुनर्गठित करके उसे पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए किस क्यूरी का उपयोग किया जाता है ना? क्रॉस टैब क्यूरी और एग्रीगेट क्यूरी, और यहाँ पे सेलेक्ट क्यूरी, टेबल क्यूरी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी है यहीं पे रख दी है। तो ये जो क्रॉस टैब क्यूरी है, इसका उपयोग किया जाता है डेटा को रो और कॉलम के रूप में संरक्षित करने के लिए, मतलब व्यवस्थित करने के लिए, पुनर्निर्मित करके उसे पढ़ने आसान, समझने आसान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रॉस टैब क्यूरी का। अब आपको इसके साथ ही ये एग्रीगेट क्यूरी का क्या होता है, ये एमएस एक्सेस में एग्रीगेट क्यूरी का क्या मतलब होता है कि अपने डेटा में अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई करने हैं तो इस वाले क्यूरी का उपयोग किया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, आप पेज नंबर इतने पे जाके देख सकते हो, और पेपर जो क्वेश्चन आईडी है ये है, ये आप सर्च कर लेना पीडीएफ में, आपको यही वाला पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सेलेक्ट क्यूरी, सेलेक्ट क्यूरी का क्या उपयोग होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस में हमें कोई पर्टिकुलर क्यूरी लगानी है कि इस वाली टेबल में, तो सेलेक्ट टेबल, उसमें से कौन से कॉलम, उस कॉलम में एक व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ। तो सेलेक्ट क्यूरी का मतलब पूरे डेटाबेस को या किसी पर्टिकुलर कॉलम को या किसी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, इच्छानुसार क्यूरी लगाने के लिए सेलेक्ट क्यूरी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद टेबल क्यूरी, टेबल क्यूरी से क्या होता है, क्रिएट ए टेबल, टेबल को बनाने के लिए जितनी भी क्यूरी लगाई जाती है टेबल से संबंधित सारी क्यूरी टेबल क्यूरी के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें एमएस के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद अगर देखें एमएस एक्सेल 2007 और उसके बाद के वर्जन में, ये तो सॉरी मैंने पहले ही बता दिया आपको, इतनी रो होती हैं, इतने कॉलम होते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो नई चीज़ क्या है, यदि किसी सेल का एड्रेस ये है तो यह किस प्रकार का सेल रेफरेंस है, ये आप बताओ, यह किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। तो ये क्या है, देखो, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और नॉर्मल सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्या होता है, यह एक ऐसा फिक्स सेल होता है जो फॉर्मूला को दूसरी जगह कॉपी या ड्रैग डाउन ड्रॉप करने पर इसकी वैल्यू जो है नहीं बदलती। अब आप ये क्या समझोगे, अब अगर मैं यहीं पे ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं तो आपको इसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए बेहतर है मैं आपको वो प्रैक्टिकल दिखाऊं तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, सभी जानते हैं, मैंने यहाँ पर एक लिखा 10 लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा 10, और यहाँ हो गई, मैंने टोटल कर दिया, इसको और इसको जोड़ दो, इसको प्लस इसको जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 20। अब यहाँ पर अगर जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 15 कर रहा हूँ तो ये 22 हो जाता है, ये 12 कर रहा हूँ तो ये 10 और 20 22 हो गया, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पर मैं रख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ 0 हो जाता है, क्यों, उसमें क्या लगा था, इसके पहले 2 सेल हैं उनका टोटल यहाँ हो जाए, तो वो चीज यहाँ पर कॉपी की हो गई पूरी की पूरी, है ना। लेकिन
कायदे से होना क्या चाहिए था कि यही वैल्यू हम चाह रहे थे, यही वैल्यू यहाँ पर टोटल होनी चाहिए, क्योंकि ये 22 को मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, ये 22 मुझे यहाँ लिखा हुआ दिखना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ तो 0 लिख के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रेफरेंशियल वैल्यू है। कौन सी है? रेफरेंशियल वैल्यू। यहाँ मैंने कॉपी करा और यहाँ पर जैसे पेस्ट कर दिया तो ये रेफरेंस क्या दे रहा है भाई साहब, ये H5 और I5, H5 और ये I5 पे लिखोगे, वही को मैं टोटल करूंगा। मतलब जहां पर ये कॉपी पेस्ट किया उससे पहले की 2 सेल को मैं टोटल करूंगा बस। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर F4 बेस दबा दिया तो इसमें क्या हो गया, ये डॉलर साइन लग गया इनमें। अब ये क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। इसको अब मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो अब देखो ये 22 का 22 लिख के आ गया। अब मैं यहाँ जो चेंजेस करूंगा वो यहाँ वहां भी चेंजेस होते जाएंगे। तो ये होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे क्या होगा, वास्तविक जो सेल है उनका एड्रेस यहाँ पर इसमें स्टोर हो गया, यहाँ पर बदलेगा नहीं। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कहीं पर भी कर दूंगा, ये बदलेगा नहीं, यहाँ वहीं रहेगा और हर जगह वही चीज जहां पर भी यहाँ अप्लाई करेंगे वो हर जगह वो बदलती जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आपको समझ में आ गया क्या होता है, फॉर्मूले को दूसरी जगह कॉपी या ड्रैग एंड ड्रॉप करने से बदलता नहीं है। ठीक है, अगली बात अगर हम करें अगले क्वेश्चन की, एक्सेल की पूरी फाइल को क्या कहा जाता है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्सेल के यहाँ अगर हम छोटी सी बात करें, एक्सेल में रो और कॉलम मिलकर बनते हैं। रो और कॉलम से मिलकर के क्या बनता है आपका, ये रो और कॉलम से एक सेल बनती है और बहुत सारी सेल से एक आपकी वर्क शीट बनती है, सीट बनती है कह लो, और बहुत सारी सीटों मिलकर के एक वर्क बुक का निर्माण होता है और ये वर्क बुक ही क्या होती है, आपकी फाइल होती है। तो पूरी फाइल को क्या कहा जाता है, वर्क बुक कहा जाता है। ठीक है, और स्प्रेडशीट, एक्सेल को ही कई बार स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसके बाद डाटाबेस अगर हम देखें, ये सीट को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, सॉरी सीट को स्प्रेडशीट को ही सीट बोल देते हैं कई बार। और डेटाबेस क्या है, जब डेटा को व्यवस्थित रूप से रख दिया जाता है, रो या कॉलम में रखा जाता है, उसको डेटाबेस कहा जाता है। वर्कशीट क्या कहा जाता है, एक सीट को ही आपको वर्कशीट कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल में मौजूद फॉर्मूला या डेटा किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो जहां पर हमारा कर्सर रहेगा वो कहां पर दिखेता है, ये फॉर्मूला बार पर। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटस बार में क्या दिखता है साहब, स्टेटस बार में हमें आपके जो कर्सर है उसका स्टेटस पता चलता है कि कहां पर मौजूद है। ठीक है, कहां पर हमारा कर्सर है, किसके पॉइंट में है, कितने रो है, कितने कॉलम है, कितने, वो सारी चीजें स्टेटस बार में पता चलता है। टाइटल बार में क्या पता चला है, जो हम कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं उसका टाइटल लिखा हुआ रहता है। रेबिन मैंने पहले बताया था 2003 के जितने वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट ऑफिस था उसमें आपका मेन्यू बार चलते थे। इसके बाद 2007 से इसमें रिबन का उपयोग होने लगा था। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। इसके बाद यहाँ देखें, एमएस एक्सेल में केवल नंबर डाटा, न्यूमेरिक डाटा वाली सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा की सेल को गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो देखो सम का उपयोग आपको पता है कि जैसे मैं लिखा A1 से लेकर के और A2 तक हमको जोड़ना है, तो ये कहाँ रहेगा, सम हो जाएगा। सम का मतलब जोड़ने के लिए किया जाता है। काउंटा और काउंट और नंबर का कोई मतलब, नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है। किसी भी सेल को अगर उसमें अल्फाबेट है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको न्यूमेरिक में बदलना, तो ये अलग चीज है। लेकिन इसका और इसका दो को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका आंसर अगर हम बात करें कि न्यूमेरिक डाटा को काउंट करने के लिए काउंट्स का यूज किया जाता है, काउंट का। लेकिन काउंटा क्या है, काउंटा में क्या होता है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर इसमें बहुत सारे जैसे सेल हैं, इसमें एक्सेल में देख लें थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए कराना था क्योंकि आपको भी समझने में आसानी रहती है और वो लंबे समय तक याद भी रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी 10 लिखा, 12 लिखा और यहाँ एक खाली सेल छोड़ दिया, इसके बाद यहाँ 12 लिख दिया, 1 लिख दिया, COUNT काउंट, और ये कोष्टक के अंदर हम इसकी यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है और ये बंद कर देंगे। तो ये देखो 4, उसने बता दी कि 4 जगह नंबर लिखे हैं, यहाँ खाली है तो उसने उसको नहीं काउंट करा, उसने जहां जहां नंबर लिखे हैं उसको काउंट कर लिया। अगर मैं यहाँ अल्फाबेट लिख देता हूँ, R लिख दूं मान के चलो सपोज दे, तो देखो R को उसने काउंट नहीं करा, 4 ही काउंट करे। लेकिन अगर मैं यहाँ काउंट की जगह क्या लिख दूं, काउंटा A और लिख दूं, तो ये देखो उसने 5 करने लगा, 5, या उसको अल्फाबेट को भी वो गिनने लगा। तो यही अंतर है इसमें। काउंटा क्या करता है कि टेक्स्ट को भी
काउंट करता है। ए से ऐसा अंदाज लगा ले, ए लिखा है ना, ए का मतलब अल्फाबेट, ठीक है, मतलब ये अल्फाबेट को काउंट करता है, और काउंट का मतलब ऐसे समझ ले आपकी केवल न्यूमेरिक वैल्यू को गिनता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम यहाँ देखते हैं एमएस एक्सेल में किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर कौन सा एरर मैसेज दिखाई देता है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई वैल्यू है, संख्या 10 है, उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कौन सा एरर मैसेज दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसी एग्जाम में पूछा भी गया है ये, और एक दो एग्जाम में और मैंने देखा है, तो ये आप याद रखना, डिवाइड ऐसे DIV और 0/0 है ना, तो ये इतने से आपको समझ में आ जाएगा DIV 0, तो ये और शुरू में हैज और यहाँ पर आश्चर्य। वाह यार, आश्चर्य वाली बात, ऐसा समझ लो आप, आश्चर्य वाली बात कि 10 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो और हैश टैग चल ही रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करने की एक सिनेरियो। इसके बाद यहाँ पर देखें एमएस एक्सेल में टेक्स्ट टाइप करने पर डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट। अब ये चीज बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको एक्सेल में दिखाई थी कि टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे राम लिखा मैंने, तो राम एक्सेल में कहां से लिखा जाएगा, राम हमेशा ये टेक्स्ट में जो है लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, लेकिन अगर वो नंबर होता तो वो हमेशा आपने देखा होगा वो राइट साइड से अलाइन होता है। ये दोनों चीज इसमें अंतर है। अभी मैंने एक्सेल में आपको यहाँ पर दिखाया भी था, ये देखो आर इसमें लेफ्ट से आया, जबकि नंबर कहाँ से आ गए, राइट से आ गए। तो ये प्रैक्टिकल दिखने में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अगर टेक्स्ट पूछे, टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट से होता है टेक्स्ट का, और अगर नंबर का पूछता तो नंबर का क्या हो जाता है, राइट वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की बहुत अच्छे से आप समझ लेना, और इनका आपको लिस्ट बना के रटने वाली बात नहीं है, ना ही आपको इसका देखने वाली बात है, इससे आपको हमेशा भूल जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है शॉर्टकट को दिमाग में रखने का, कि आप उसको प्रैक्टिकल एक अपना कंप्यूटर खोल लो, लैपटॉप खोल लो, और इसके बाद उसमें क्या है, जैसे ही आप ये शॉर्टकट चलाएंगे आपको वो रट जाएंगे। कंट्रोल सी क्यों आपको दिमाग में आया, क्योंकि वो कई बार आप कर चुके होते हैं उसको। इसी प्रकार से इसमें अगर डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लगाएंगे तो डेट इंसर्ट हो जाएगी, और अगर यहीं पे अगर टाइम की बात करूं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और यहां पर अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये टाइम आ जाएगा, क्या जाएगा, टाइम। अगर यहां से क्या आएगा, इससे डेट आ जाएगी। ये शॉर्टकट है। इसको अगर आप एक्सेल में देखें तो देखो, कंट्रोल के साथ मैंने ये सेमीकोलन लगाया, ये डेट आ गई, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ये सेमीकोलन लगाया, ये टाइम आ गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है, कंट्रोल के साथ एम करेंगे तो नई स्लाइड जो है ऐड हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ एन से नई फाइल बनती है, न्यू फाइल बनती है। क्या बनती है, न्यू FILE फाइल बनती है, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आई होप आपको ये चीजें सारी पता होंगी। इसके बाद पावर पॉइंट में स्लाइड को वर्तमान स्लाइड से चुनने शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, इसका मतलब ये है, अगर आप स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को आप क्या करना चाहते हैं, स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं, मतलब स्लाइड को बड़े रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं अच्छे से, तो अगर F5 दबाएंगे तो इससे क्या होगा, पहली स्लाइड से जो है प्रेजेंटेशन शुरू होगा। लेकिन अगर आप वर्तमान स्लाइड्स को ही प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F5 दबा देना है, तो आपका क्या होगा कि ये वर्तमान स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला देखें, पावर पॉइंट में चल रहे स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, एस्केप बटन का प्रेस करते हैं, एस्केप बटन से स्लाइड जो है बाहर आ जाएंगे, स्लाइड शो चल रहा होगा तो बाहर आ जाएंगे। सभी स्लाइड को छोटे रूप में एक साथ देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है। तो मैंने पावर पॉइंट का आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप बन जाता, क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब प्रैक्टिकल समझाता हूं ना आपको, प्रैक्टिकल तौर पर मैंने देखा, तो वो वीडियो आप देखते ही नहीं, आपको अरे क्या बकवास कर रहे हैं। अभी भी मैं कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बीच बीच में प्रैक्टिकल करवाने लगते हैं, वो भाई साहब आपको दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा ना कि कभी भी आएगा आपको याद आ जाएगा कि वो ऐसा हुआ था, ठीक है ना। MCQ लगा रहे हो, अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर स्लाइड को छोटे रूप में देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे जब स्लाइड के पार्ट देखते एक साथ देखना है तो इसके स्लाइड सॉर्टर व्यू है ना, इसका उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो क्या होती है, बड़े
जब एक बड़े रूप में देखना होता है स्लाइड शो व्यू। इसके बाद नॉर्मल व्यू, जो नॉर्मल व्यू है अभी जैसा मैंने अगर नॉर्मल जैसे अपन पावर पॉइंट को ओपन करते हैं वो नॉर्मल व्यू में रहता है, ठीक है। एक रीडिंग व्यू भी होता है, ये व्यू मेनू पे रहते हैं ये सारे इसके ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला देखें हम कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते समय दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट को क्या जाता है। जब एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड पर जाते हैं तो उनको बोला जाता है ट्रांजैक्शन। अगर इसी में अगर एक ही स्लाइड में अगर जो विजुअल इफेक्ट होते हैं कुछ एनिमेशन टाइप से होता तो उसको एनिमेशन कहा जाता है, लेकिन एक ही स्लाइड पर रहती है तो एनिमेशन वह विजुअल इफेक्ट है जो किसी एक ही स्लाइड के अंदर मौजूद टेक्स्ट, इमेज, शेप पर, चार्ट पर लगाया जाता है, उसे एनिमेशन कहा जाता है। ट्रांजैक्शन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाते समय, ठीक है। इसके बाद डिजाइन, तो डिजाइन करने के लिए सजाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मोशन क्या कहलाता है, जब एक किसी शेप्स को चलता हुआ दिखाई देता है एक ही स्लाइड के अंतर्गत, एक शेप से ऑब्जेक्ट, इमेज को, स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह पर तय रास्ते पर मूव कराने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं कि पावर पॉइंट में आपका लैंडस्केप रहता है, अगर एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में आपका पोर्ट्रेट रहता है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक साथ लोगो या डिजाइन में बदलाव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पूरी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड का एक साथ लोगो डिजाइन करने की, तो स्लाइड मास्टर, ये बहुत कॉमन सी बात है कि स्लाइड मास्टर में हम जो भी काम करते हैं वो सभी स्लाइड में एप्लीमेंट हो जाता है। ये व्यू में जाएंगे जैसे आप तो नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर, हैंड नोट, और यहाँ पर स्लाइड मास्टर, और यहाँ पर हैंड आउट मास्टर, और यहाँ नोट मास्टर। तो पूरी प्रेजेंटेशन में कि सभी स्लाइड पर एक साथ लोगो या डिजाइन करने के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अगली बात करते हैं, हम अगली स्लाइड की बात करते हैं। एक ही कागज पर कई स्लाइड को प्रिंट करके श्रोताओं को वितरित करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है। तो ये है एक क्या होता है कि जब बहुत सारी स्लाइडों को एक साथ रख दिया जाता है, एक साथ रखने के बाद उनको एक साथ दिखाने के लिए ताकि प्रिंट करें तो अलग अलग नहीं निकालना पड़े, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका हैंड आउट। क्या कहा जाता है, हैंड आउट कहा जाता है। तो हैंड आउट से क्या होता है आपका, जब यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दिखा रहा था कि ये क्या है, हैंड आउट मास्टर है ना। हैंड आउट मास्टर में सारी स्लाइडें एक साथ रहेंगी, उसको हम एक साथ जो है लोगों को, श्रोताओं को दे सकते हैं ताकि वो हर स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ सकें। किसी खुली हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को तुरंत बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। केवल प्रेजेंटेशन को बंद करना और पूरे प्रोग्राम को बंद करना, दोनों में अंतर होता है। अगर केवल आपको अपना प्रोग्राम बंद करना है तो कंट्रोल के साथ क्यू कर दोगे तो पूरा का पूरा पावर पॉइंट ही बंद हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर डब्ल्यू करोगे तो केवल इससे आपकी पीपीटी जो ओपन होगी, जो फाइल होगी, जैसे मैं अभी चला रहा हूं तो ये आपकी बंद हो जाएगी, ये फाइल बंद होगी। क्या फाइल होगी बंद, फाइल बंद होगी, प्रोग्राम बंद नहीं होगा, पावर पॉइंट बंद नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक दिखने लगेगा और आपका पावर पॉइंट ओपन रहेगा लेकिन फाइल बंद हो जाएगी। तो ये होता है कंट्रोल के साथ डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब ऐसे समझे, डब्ल्यू का मतलब समझे विंडो, डब्ल्यू का समझे मतलब विंडो। क्यू का मतलब समझे क्विट, क्विट का मतलब पूरी के पूरा प्रोग्राम बंद करना है तो क्यू। अगर फाइल बंद करना है मतलब एक विंडो बंद करनी है तो ये डब्ल्यू। ये निमोनिक्स टाइप से मैंने इसको समझा रहा आपको। इसी प्रकार से आप कंट्रोल ई से क्या होता है, ये आपका सेंट्रल में आपका किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने का शॉर्टकट की होता है, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें एमएस पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड का मैक्सिमम जो है जूम परसेंटेज कितना होता है। तो पावर पॉइंट की अगर बात हो रही तो इसमें मैक्सिमम जो है जूम आउट 400 होता है। लेकिन अगर वर्ड की बात कर रही है, अगर वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड में होता है आपका 500 जो है परसेंटेज तक, ठीक है। उसी की बात अगला प्रश्न की बात करें तो एमएस एक्सेस मुख्य रूप से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब एमएस एक्सेस के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो एमएस एक्सेस किस प्रकार का है, ये एमएस एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। पावर इसका फुल फॉर्म लगभग सभी को याद होगा। तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि सभी जो हमारा डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में रहता है, उसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेशन किए जा सकते हैं ये सारी। इसके बाद अगला हम बात करें तो इसमें एमएस एक्सेस 2007 और उसके बाद संस्करणों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन 2007 की बात अगर हम देखें तो 2007 के बाद हो गया था एक्सेस डीबी, ACC DB, ये उसका 2007 के बाद का एक्सटेंशन है। तो उससे पहले एक्सटेंशन क्या था,
उससे पहले था ये एक्सटेंशन, 2003 में ये एक्सटेंशन था। इसका मतलब क्या होता है श्रीमान? इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब एक्सेस डेटाबेस का है, ACCDB, एक्सेस डेटाबेस। इसको ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। ये एक्सेल का है और ये डीबी का मतलब डाटाबेस का है। इसके बाद यहाँ पर देखें MS एक्सेस डेटाबेस में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? स्थायी रूप से टेबल में स्टोर होता है साहब। इसमें कहाँ पे डेटा स्टोर होता है? टेबल में स्टोर होता है। टेबल ये इसमें रो और कॉलम में जो डेटा हमारा स्टोर होता है। इसके बाद अगला हम देखें MS एक्सेस में किसी टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रूप से पहचानने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की। आपकी प्राइमरी की क्या होती है? किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हालांकि कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है, लेकिन एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बहुत कैंडिडेट की बहुत हो सकती है, ठीक है। अभी इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करना की जरूरी है, क्योंकि ये सारी की आपको पता होनी चाहिए। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की होती है जब दो टेबल को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो वहां पर क्या है? फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। कैंडिडेट की मैंने बताया ये भी इससे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक टेबल पे मान लीजिए एक टेबल है, यहाँ पर कोई एक ऐसा कॉलम है जैसे रोल नंबर। रोल नंबर से हम किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका रोल नंबर दिखाओ, जिसका रोल नंबर 15 हो, उसका पूरा नाम, पिता का नाम सब दिखाओ, तो यहाँ से आपको रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक यूनिक पहचान के रूप में उससे पूछ सकते हैं। उसे क्या रोल नंबर ही है क्या? उसमें ईमेल आईडी भी तो हो सकता है, तो जो दूसरा यूनिक कॉलम रहेगा उसको हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें दो अलग अलग टेबल के डेटा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, दो अलग अलग टेबल मैंने अभी बताई, रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए क्या है? ये आपका फॉरेन की है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखें डेटा के विशिष्ट शर्त के आधार पर डेटा खोजने या निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेबल के विशिष्ट शर्त के आधार पर डेटा को खोजने निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शर्त का मतलब वही है, हमको क्या टेबल में क्या रिकॉर्ड चाहिए, तो सिलेक्ट ऑपरेशन से हमें जो भी डेटा निकालना है, सिलेक्ट टेबल और सीरियल नंबर इसका ये रिकॉर्ड दिखाओ, तो ये क्यूरी लगाते हैं, क्यूरी के आधार पर हमको डेटा मिल जाता है। अब डेटा में ये टेबल में हमें रिकॉर्ड को अगर स्टोर कराना है तो फॉर्म का यूज करेंगे, अगर टेबल से डेटा रिट्रीव करना है तो भी फॉर्म में ले आ सकते हैं। रिपोर्ट से डेटा को हमको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में जनरेट करवाना है तो ये इससे काम से यहाँ से आउटपुट आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, समझने वाली बात है, इसको डिटेल में आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। इसके बाद देखें यूजर से इनपुट लेने या डाटा को आसानी से देखने के लिए इंटर करने के लिए बनाए गए इंटरफेस को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है या डेटा को टेबल से रिट्रीव करना है तो इसके लिए एक फॉर्म डिजाइन किया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे ना, फॉर्म भरते हैं अपन, तो नाम, पिता का नाम, तो यहाँ रोल नंबर डालें और उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ दिखने लगता है कई बार, तो ये यहाँ इनपुट किया और यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, तो ये दो ही चीजें हैं। कई बार पूरा फॉर्म भरना होता है, जैसे व्यापम का फॉर्म भर रहे हो आप, तो फॉर्म भर के ये सारा कहाँ जाता है? डेटाबेस में जा रहा है, पूरा उनके डेटाबेस में, ESB के। तो ये भरने वाला काम सारा कहाँ से होता है? फॉर्म। ये इसको डिजाइन किया जाता है पहले फॉर्म को, उसके बाद जैसे अभी HTML वगैरह में अभी व्यापम से फॉर्म भरते हुए HTML वगैरह के हैं, लेकिन इसमें जो है MS एक्सेस में भी ऐसे फॉर्म डिजाइन होते हैं। टेबल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म। क्यूरी मैंने बताई दी, रिपोर्ट बता दी, टेबल बता दी। इसके बाद अगला बात, डाटाबेस के डेटा को व्यवस्थित तरीके से प्रिंट करने या समरी देखने के लिए किसका उपयोग किया था? ये भी बहुत अच्छे तरीके से बता दी मैंने कि रिपोर्ट्स का उपयोग किया जाता है डेटाबेस में, जो उसकी समरी वगैरह देखने के लिए रिपोर्ट्स का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में लिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से बता चुका मैं कि दो जो है टेबल्स को कंबाइंड रूप से अगर उनमें लिंक बनाना है तो ये फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझा चुका हूं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरी मेहनत को आपको लग रहा है कि सही में मैंने मेहनत की है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।